नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 20 जून कुछ अपडेट्स हैं। मुख्य रूप से वो अपडेट बर्निंग मैकेनिज्म को लेकर है और जो अपना NFT वाला जो प्रोग्राम है उससे संबंधित है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अपडेट जो है उसमें हालांकि जो अपडेट आया है एक बर्निंग मैकेनिज्म के लिए, बर्न बॉन्ड के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उसका अपडेट आया है। हालांकि वो देखते हैं उसको अपडेट, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, पहले ही बता देता हूँ, जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है तब तक उसको समझने की आवश्यकता है कि किस तरीके से, क्योंकि टर्मोलॉजी इस तरीके से यूज़ किया जाता है जो कि बहुत आसानी से डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी समझेंगे, मुझे जो समझ में आया है मैं वो शेयर करूँगा और जैसे जैसे वो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा हम लोगों को और स्पष्टता मिलते जाएगी और हम उस तरीके से काम करेंगे उसमें। वो अपडेट है। और एक दूसरा NFT से संबंधित है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि NFT का जो 360 डेज में पार्टिसिपेट करके लेने का उद्देश्य है उसको बहुत आसानी से मैं आज समझाऊंगा कि उसका लॉजिक क्या हो रहा है और उसको समझ के आप लोगों को लगेगा कि ये इकोसिस्टम किस दिशा में अपने यूजर्स को या अपने जो भी इसके साथ मेकर्स हैं उनको ले जाना चाह रहा है। तो उसको भी डिकोड करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बाज़ार की बातें करेंगे, जिसमें कि हम लोग LGNS का देखेंगे कि प्राइस चार्ट क्या कह रहा है, उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लिक्विडिटी देखेंगे, यूजर्स का बेस देखेंगे और फिर क्रिप्टो एज होल मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या उसमें क्या चल रहा है, बाज़ार में क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज के वीडियो में, हाँ, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन आजकल अनुबिस ब्लॉकचेन है और अवेक प्रोटोकॉल और क्रिप्टो करेंसी बाजार की जानकारी देता हूँ। इसको कोई वित्तीय सलाह कृपया ना माने। चलिए स्टार्ट करते हैं अपडेट के साथ में। अपडेट आया है, ये कमेंट्री अकाउंट पे आया है। तो कमेंट्री अकाउंट पे आया है तो इस पे जो भी अपडेट आता है समहाउ ये ठीक होता है, बट इसको बहुत वेरीफाई करने की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑफिशियल तो ये बिल्कुल ऑफिशियल नहीं है ना। तो इसमें आपको एक अपडेट आया है जिसमें कि ये बताया गया है कि अवेक 2.0 इनोवेटिव प्रोडक्ट बर्न बॉन्ड, ये सब्जेक्ट लाइन है इसका। बर्न बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड मैकेनिज्म है जो कि बर्निंग से संबंधित होगा, इसलिए बर्न बॉन्ड का नाम रखा है इस प्रोडक्ट का। समझेंगे, इसमें जितना समझ सकते हैं उतना समझेंगे। बाकी जिस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होगा आने वाले समय में तो फिर हम लोगों को इसकी जानकारी स्पष्टता मिलेगी। और दूसरा अपडेट है जो कि NFT को लेकर आया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि कोर एडवाइजरी एंड वेल्थ लिवरेज accumulate awake NFTs to the maximum extent, secure absolute dominance as ecosystem landlords। मतलब जिन लोगों के पास में NFT होगा वो एक तरीके से लैंडलॉर्ड की भूमिका में आ जाएंगे अपने इकोसिस्टम में। तो इसको बताया गया, ये बड़ा अच्छा क्रिएटिव दिख रहा है। ओरिजिन न्यूज़ होर्ड अवेक NFT, समझेंगे इसको भी डिटेल में समझेंगे। हालांकि ये चीज़ें तो कल भी मैंने बात की थी, पर चूंकि आज मैसेज आया है और ये मेरा प्रोटोकॉल है कि वो मैसेज आप लोगों तक सही तरीके से पहुंच जाए, इसलिए मैं इसको भी डिस्क्राइब करूंगा। और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसका लॉजिक क्या समझ में आ रहा है मुझे, और उसको समझेंगे। चलिए चलते हैं विश्लेषण पे। तो विश्लेषण पे आते हैं तो हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग अवेक 2.0 बर्न बॉन्ड। ये एक नया डिफ्लेशनरी मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब इन्फ्लेशन से डिफ्लेशनरी मॉडल पे आने का मतलब यही उद्देश्य है अभी कि प्राइस कम हो रहा है, तो अब यहाँ पे डिफ्लेशनरी मॉडल में तो तभी आएंगे जब आपकी क्वांटिटी, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा। तो उसको कम करने के लिए एक और मैकेनिज्म बर्न बॉन्ड के नाम से एक प्रोग्राम डेवलप किया गया है जो कि संभवतः हम लोगों को आने वाले दिनों में दिख जाएगा अपने डैप पे। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इस बर्न बॉन्ड को एक ऐसे उत्पाद के रूप में वर्णित किया गया है, एक ऐसा प्रोग्राम के रूप में वर्णित किया जा रहा है जहां उपयोगकर्ता की भागीदारी सीधे टोकन बर्न, मतलब अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे बर्न बॉन्ड में तो आपका टोकन बर्न, कंप्यूटिंग पावर को ना, इसको थोड़ा ही टेक्निकल है, इसको समझना। कंप्यूटिंग मतलब गणना, काउंट करने का पावर जो होता है उसको कंप्यूटिंग पावर कहते हैं। और रिवार्ड मैकेनिज्म से जुड़ी है और इससे आपको कुछ रिवार्ड भी मिल सकता है, इस तरीके के मैकेनिज्म से जुड़ी है। तो तीन चीज़, जो भागीदार होंगे उनका टोकन बर्न, कंप्यूटिंग पावर और रिवार्ड मैकेनिज्म के रूप में इसको देखा गया है।
किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत आसानी से, जहाँ तक समझ में आएगा उतना समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको छोड़ दीजिएगा वहाँ पे, उसको आगे जैसे जैसे स्पष्टता आएगी मैं बताऊँगा आप लोगों को। ये सिर्फ जानकारी के लिए है। अभी पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, तो डाई के माध्यम से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस बर्न बॉन्ड में, और एलजीएनएस के माध्यम से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ की भ्रम दूर हो रहा है अभी कि किस चीज़ से पार्टिसिपेट करना है। और टर्बो कन्वर्जन मैकेनिज्म से प्रवेश कर सकते हैं, मतलब कि जो टरबाइन वाली फैसिलिटी है कहीं ना कहीं उस फैसिलिटी के माध्यम से हम लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके मैसेज के अनुसार ये बता रहा है डायरेक्ट बर्न, मतलब बर्निंग को इनिशिएट, बर्निंग को फैसिलिटेट कर रहा है। तो एक प्रोग्राम के रूप में देखा जा रहा है कि बर्निंग करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। प्राप्त एलजीएनएस सीधे एक ब्लैक होल एड्रेस में भेजे जाते हैं। तो इससे जो भी एलजीएनएस सिस्टम को प्राप्त होता है, ऐसा दिख रहा है कि वो सारा ब्लैक होल में जाएगा। ब्लैक होल में मतलब बर्न हो जाएगा, और इसका उद्देश्य क्या होगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करेगा। ठीक है यहाँ तक। अब कंप्यूटिंग पावर को यहाँ बताया गया है। इस चीज़ की स्पष्टता हम लोगों को इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद मिलेगी। बट अभी जो मुझे समझ में आ रहा है कि जब आप बर्निंग करते हैं, मान लीजिए मैंने एक एलजीएनएस बर्न किया, तो मुझे लगभग 2.3 से 2.5 तक, 2.3x लिखा है ना, 2.3x टू 2.5x तक कंप्यूटिंग पावर मल्टीप्लायर दिया जाता है। मतलब जो आपको संभावित लाभ होगा एक टोकन के बर्न करने पे, वो 2.3x मतलब 2.3 गुना से लेकर 2.5 गुना तक का मल्टीप्लायर लाभांश दिया जा सकता है। ऐसा अभी समझ में आ रहा है। आगे क्या होगा इसकी स्पष्टता बार बार बोल रहा हूँ, इम्प्लीमेंट होने के बाद मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम में आय का भी दावा है, मतलब जब आप इसमें बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे तो दो प्रकार का आय मिल सकता है, दो प्रकार से आय मिल सकता है। वो क्या है, एक तो स्टेबल क्वाइन बेस्ड रेफरेंस, मतलब स्टेबल क्वाइन के रूप में आपको मिल सकता है, या तो ऐसा समझ सकते हैं कि बर्निंग करने के बाद आपको 2.3x से लेकर 2.5x तक का आपको स्टेबल क्वाइन मिल सकता है, या उतना आपको टोकन मिल सकता है, ये ऐसे कहा जा रहा है। लेकिन ये एक समय अवधि में मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, इंस्टेंट नहीं मिल जाएगा कि एक आपने बर्न किया तो 3 मिल गया, ऐसे नहीं करना है इसको। ये एक आपने बर्न किया ब्लैक होल में जाएगा, बट उसके बदले में आपको जो रिवार्ड मिलेगा वो प्रोबेबली 2.3x या 2.5 गुना तक मिल सकता है। अब वो जो रिवार्ड आपको मिलेगा वो स्टेबल क्वाइन के रूप में मिल सकता है या टोकन के रूप में भी मिल सकता है, एक समय अवधि में, लंबे समय में, ऐसे समझिए इसको। बर्न बॉन्ड प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या होगा कि डाई से एलजीएनएस खरीदना होगा आपको। सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका बता रहा है, डाई से एलजीएनएस खरीदना होगा और टर्बो रिवार्ड्स को बॉन्ड में बदलना होगा। मतलब ये समझ में आ रहा है कि टरबाइन से जो रिवार्ड मिल रहा है आपको, उसको बॉन्ड में आप कन्वर्ट करते हैं, तब आके आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। टोकन बर्न, एलजीएनएस सीधे बर्न एड्रेस में भेजे जाएंगे। जब आप बर्न करेंगे तो सीधे बर्न एड्रेस पे चला जाएगा, और वही आपको रिवार्ड एक एलजीएनएस बर्न करने पर 2.3 से लेके 2.5 गुना मिंटिंग पावर प्रदान कर सकता है। सो इसको करने से जो रिवार्ड के रूप में मिलेगा वो मिंटिंग पावर प्रदान करेगा। और मिंटिंग जब हम करते हैं तो किस लिए करते हैं, तो पता है कि मिंटिंग करने से आपको, मतलब एक एलजीएनएस बर्न करेंगे, पहले भी मेरे को लग रहा है उसे रिलेट कर रहा है ये, कि पहले एक मैकेनिज्म था ना पॉलीगॉन पे कि आप जब मिंट करते थे एनर्जी लेने के लिए, तो या तो आप प्लेज करते थे या फिर आप मिंट करते थे, मतलब बर्न करते थे। तो यहाँ भी इस चीज़ को, सिस्टम को लागू करने वाला है आगे, जिसमें कि आपको बर्निंग करने पे 2.3 गुना से 2.5 गुना तक आपको पावर प्रदान करेगा, मिंटिंग का पावर प्रदान करेगा। और रिवार्ड आपको धीरे धीरे जारी होगा। मुझे लगता है कि 360 दिन में ही जारी होगा, जैसा पहले था वैसे ही है, लेकिन थोड़ा ट्विक किया है इसको। और फ्लेक्सिबल विड्रॉल, जो जारी एलजीएनएस जो आपको एलजीएनएस के रूप में प्राप्त होगा वो धीरे धीरे निकाले जा सकते हैं, या पुनर्निवेश किए जा सकते हैं, या दोबारा से आप उसको स्टेक कर सकते हैं। इस तरीके को दिखाया है। तो मोटा मोटी ये है कि बर्न करने की एक मैकेनिज्म को डेवलप किया जा रहा है, जिसको बर्न बॉन्ड के नाम से संबोधित कर रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ ये भी बताया है उदाहरण के तौर पे
कि यदि 1000 डाई आप बर्न करते हैं तो 2.5 मान लेते हैं, मतलब 2500 डाई आपको कंप्यूटिंग पावर के रूप में मिलेगा। मतलब एक तरीके से रिवार्ड आपको उतना वैल्यू का लाभांश दिखा रहा है कि मिल सकता है। और घोषणा में ये भी बताया है 0.4% प्रति सेटलमेंट, मतलब जैसे 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 आपको अभी वो मिल रहा है ना स्पाइडर वेव, हर 12 घंटे पे मिल रहा है, तो उसी तरीके से ये भी 2 बार मिलेगा आपको, 2 सेटलमेंट प्रतिदिन, 12 घंटे हो गए ये, और 0.4% प्रति सेटलमेंट, मतलब 0.8% के हिसाब से आपको उस दर से आपको डेली ये मिलेगा, जो भी आपका कंप्यूटिंग पावर के हिसाब से रिवार्ड मिलेगा। माफ कीजिएगा। यदि 0.8% प्रतिदिन लगातार जारी रहे तो वार्षिक रिटर्न अधिक ऊंचा हो सकता है। इस प्रकार के रिटर्न मॉडलों का मूल्यांकन करते समय निम्न प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये मेरा विश्लेषण है कि इसको हमें समझने की आवश्यकता है कि कहाँ से रिवार्ड देगा, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करेगा, और मॉडल किस तरीके से टिकाऊ है भी या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को रेगुलर इंटरवल पे देखते रहने की आवश्यकता है, मॉनिटर करते रहने की आवश्यकता है। बट ये ऐसा दिख रहा है कि चूंकि पहले भी इस तरीके के सिस्टम थे अपने पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे, बर्निंग वाला मैकेनिज्म, तो यहाँ भी निश्चित रूप से ये सफल होगा। तो बाय कीजिए, बर्न कीजिए, रिड्यूस सप्लाई कीजिए, सप्लाई को कम कीजिए और इंक्रीज स्कार्सिटी, और स्कार्सिटी पैदा कीजिए, यही इसका मेन उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को आप अगर पूरा कर पाते हैं तो आपका जो वैल्यू है, आपके LGNS का जो वैल्यू है वो थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ है, मुख्य रूप से हम लोगों को समझाने की कोशिश किया गया है बर्न बॉन्ड के रूप में। अब हम लोग दूसरे मॉडल की तरफ चलते हैं, दूसरे मैसेज की तरफ चलते हैं, जहाँ पे कि ये बताया गया है कि ओरिजिन अवेक NFT को ओरिजिन इकोसिस्टम की भविष्य का मुख्य पहचान और विशेषाधिकार के रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब ये क्लियर कर दिया है कि जिनके पास भी NFT होगा, जो NFT धारक होंगे, उनको एक तरीके से मुख्य पहचान, उनकी एंटिटी जो होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी इकोसिस्टम में, और उनको कुछ विशेष अधिकार दिया जाएगा। मैं आगे बताऊंगा इसका क्या कहाँ ले जा रहा है ये इकोसिस्टम, ये समझेंगे। तो इसमें आपको ऑफकोर्स जब आपके पास मुख्य अधिकार होगा, जैसे वोटिंग का राइट हो सकता है, आपको पहले भी बताया था मैंने कि आपके पास जो नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे उसमें अर्ली पार्टिसिपेशन के लिए आपको एक प्रिविलेज के रूप में दिया जाएगा। मतलब आप पहले आइए और पार्टिसिपेट कीजिए उन लोगों के बनिस्बत जिन लोगों के पास NFT नहीं है, तो आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। इनिशियल आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है नए नए प्रोडक्ट को परचेज करने में या पार्टिसिपेट करने में। तो ऑफकोर्स शुरू में लाभांश ज़्यादा गति में मिलता है, ज़्यादा वैल्यू में मिलता है, तो आपको संभावित लाभ उन लोगों से ज़्यादा मिलेगा जिनके पास की NFT नहीं है। इस घोषणा के अनुसार ये कहा गया है कि NFT को इकोसिस्टम लैंडलॉर्ड की पहचान बताया गया है। मतलब कि ये जो इकोसिस्टम है इसके लैंडलॉर्ड हैं आप, एक तरीके से जमींदार, जिस तरीके से लैंडलॉर्ड को जमींदार कहते हैं, तो इस इकोसिस्टम का मालिकाना हक मिल रहा है आपको। स्टेक होल्डर, जो जेन्युइन स्टेक होल्डर होते हैं ना, शेयर होल्डर होते हैं, उस तरीके से आप NFT होल्डर है, तो इसका मतलब इकोसिस्टम के लैंडलॉर्ड के रूप में आपको संबोधित किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ इकोसिस्टम आप ले लेते हैं तो आपकी एक तो पहचान बनती है कि हाँ आप लैंडलॉर्ड के रूप में जाने जा रहे हैं इस इकोसिस्टम के, और NFT धारकों को भविष्य के लाभ, जो फ्यूचर में लाभ होगा, शासन मतलब आपका गवर्नेंस, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं निर्णय लेने में, और विशेष अधिकारों से जोड़ने की बात कही गई है, और कुछ आपको एक्स्ट्रा अधिकार दिया जाएगा, एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाएंगे आपको। क्या तरीका है ये हम लोग जानते हैं कि 10,000 LGNS की 360 दिन की स्टेकिंग पे एक NFT मिलता है, तो ये हम लोगों ने कल भी कर लिया। अब ये भी आप समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों का मैसेज आया मेरे पास कि एक बार में 10,000 डाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, LGNS लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको 360 में। आप जैसे जैसे आप मान लीजिए कि आज के डेट में आपके पास में 1000 टोकन है 360 डेज में, तो वो साल सवा साल में तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा ना। और ये समझिए कि यहाँ डाई नहीं बोल रहा है, यहाँ LGNS बोल रहा है। तो अब मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या होगा। आप ये समझिए कि अभी जो प्राइस है, मान लीजिए $2.5-3 के आसपास का प्राइस है, तो इस समय क्या होगा, इस समय भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग देखेंगे अगर इकोसिस्टम में 360 डेज वाले डैशबोर्ड पे जाएंगे तो एक एक दिन में 20-20 लाख, गति बहुत बढ़ गई है, 20-20 लाख LGNS लोग स्टेक कर रहे हैं, 360 डेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उनको NFT प्राप्त हो रहा है, और NFT प्राप्त करना उनके लिए अनिवार्य है जिन लोगों को डाउ रिवार्ड चाहिए। तो अभी के समय में, तब जबकि प्राइस $2.5-3 का है, उस प्राइस की सेलिंग को रोकने के लिए क्या हो गया, ये सिस्टम लॉन्च कर दिया। अब समझिए इसका लॉजिक,
तो जब ये सिस्टम लॉन्च कर दिया तो दूसरा लोगों के पास में अभी क्या प्रेशर है कि अगर जब तक उनके पास एनएफटी नहीं होगा वो डाउ नहीं ले सकते हैं, और डाउ का रिवार्ड लेने के लिए एनएफटी लेना है। तो डाउ का रिवार्ड मिल रहा है, इसका मतलब ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एलजीएनएस होता है, तो वही लोग तो बेच रहे हैं, और उसी के बेचने से ये आपका प्राइस कम होता है। और जब वो सेल करते हैं, जो कि स्वाभाविक है करेंगे क्योंकि उनके पास टोकन ज़्यादा है, तो जब वो सेलिंग करते हैं तो रेड कैंडल बनता है, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर वो भी घबरा के बेचने लगते हैं, तो एक बड़ा पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो अभी के समय में इस सिस्टम के लॉन्च करने से क्या हुआ, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा उनके पास में रिवार्ड आ गया था डाउ रिवार्ड के रूप में, उनके सेलिंग प्रेशर को रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका अब एलजीएनएस जो है वो अब कन्वर्ट हो रहा है एनएफटी के रूप में। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है, जो बेचने का दबाव है, उसको अभी के टाइम में रोक दिया। अब देखिए कितना इंटेलिजेंट है ये आपका इकोसिस्टम, कि मान लीजिए कि इस दबाव को रोक दिया तो प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर हो सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। तो जब स्कार्सिटी पे भी काम कर रहा है कि स्कार्सिटी के लिए दूसरा मॉडल बर्न मॉडल भी ला रहा है, तो जब पूरे इकोसिस्टम में स्कार्सिटी डेवलप हो जाएगा, सेलिंग प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्राइस को ऊपर की ओर गति ले जाएगा, मतलब धकेलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा प्राइस। अब जब ऊपर प्राइस जाएगा तब देखिए क्या सिनेरियो बनता है। मान लीजिए कि आपका प्राइस हो गया 7, 8, $10 का हो गया, एक समझने के लिए। तो जब $10 का हो गया तो बहुत सारे निवेशक होंगे, उनको तो बहुत खुशी होगी, उनको लगेगा कि अरे यार मेरा तो $2-3 का जहाँ प्राइस था वो अब $10 का हो गया, तो मैं बेच के और निकलता हूँ। अब वहाँ पे भी एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन 360 डेज में क्या बताया कि कोई समय अवधि नहीं है आपके पास। 360 डेज में जब तक आप पार्टिसिपेट करते रहें, लेकिन 10,000 का नंबर जब तक आप अचीव कर लेंगे तब आपको एक एनएफटी मिल जाएगा। मतलब ये समय सीमा से बाहर निकाल दिया। सो हर समय एक यूज़र के पास में ये फैसिलिटी रहेगी कि आप अगर अपने उसको टोकन को होल्ड कर रहे हैं तभी जाके आपको एनएफटी मिलेगा। तो प्राइस ऊपर भी चला जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा सेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय आपको एक लोभ होगा। लोभ क्या होगा कि मुझे एनएफटी प्राप्त करना है, तो आपको जितनी सीमित मात्रा में ही आप सेलिंग करेंगे, बेशक कितना भी प्राइस ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि उस समय प्राइस अप हो जाएगा। अगर डाई से ये पार्टिसिपेशन रखता तो क्या करते लोग, अपने टोकन को बेचते और डाई में कन्वर्ट करते, और डाई चूंकि स्टेबल करेंसी है पार्टिसिपेट कर लेते। लेकिन वहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपका पार्टिसिपेशन टोकन से ही मापा जाएगा, तो टोकन आप बेचेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो लोभ है ना कि मेरे पास एनएफटी कैसे आएगा जब तक 10,000 टोकन नहीं होगा। तो सिस्टम को भी पता है कि इनका जो ये सब प्रोग्राम ला रहे हैं इससे प्राइस ऊपर जाएगा, और प्राइस जब ऊपर जाएगा तो जो रिटेल निवेशक है या छोटे निवेशक भी हैं जिनके पास की क्वांटिटी कम है लेकिन वो प्राइस ज़्यादा होने का वेट कर रहे हैं, तो प्राइस ऊपर हो जाएगा, तब पर भी आप नहीं बेचेंगे। क्यों? क्योंकि आपका उम्मीद होगा, आपकी लालसा होगी कि आप एनएफटी धारक बने। क्योंकि एनएफटी धारक जो लोग होंगे उन लोगों को मैं बता देता हूं कि आगे जो इटर्निटी फेज में जाना है, इसको जाएगा इकोसिस्टम आपका इटर्निटी फेज में जाना है। इसीलिए अभी जो अवेक इकोसिस्टम है इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया जा रहा है। कितने सारे मैंने आपको एग्जांपल दे रखे हैं जिसमें कि टाई अप्स हो रहे हैं। तो इटर्निटी फेज में जाएगा ना तो मेटावर्स पैरेलल दुनिया बनेगी, और वहाँ पे RWA वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था, रियल वर्ल्ड एसेट वाला, उस पे काम होगा। मतलब ऐसा वर्चुअल दुनिया जहाँ पे कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जब वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है, इटर्निटी फेज में जाना है, तो वहाँ पे आपका स्टेबल करेंसी एक की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्टेबल करेंसी चाहिए ना। तो पूरा डिसेंट्रलाइज स्टेबल करेंसी आपका बनेगा। तो इन सभी चीज़ों को बहुत बोलने को तो मैं 1 घंटे बोलते रह जाऊंगा इसके बारे में, बट आप लोगों को मुझे उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रही होगी बातें कि किस तरीके से इकोसिस्टम अपने आप को डेवलप कर रहा है, और अपने जो रियल मेकर्स हैं जो कि इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रस्ट करके, उन लोगों के लिए क्या प्लान कर रहा है। सो बहुत स्मार्टली ये इंटेलिजेंटली काम कर रहा है। सो इस वजह से ये आपका 360 डेज के लिए एनएफटी लाया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बर्निंग बॉन्ड स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर से बचाने के लिए होल्डिंग कैपेसिटी हर एक यूजर का बढ़ा रहा है कि आप लाचार होकर होल्ड करेंगे एलजीएनएस को, तो इससे आपके प्राइस को संभावित लाभ मिलेगा, उसका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। सो लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहन दे रहा है, एनएफटी यूटिलिटी का बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अब एनएफटी धारक को तो आगे आने वाले प्रोडक्ट में भी जल्दी एंट्री मिलेगी तो उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा।
कम्युनिटी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क डेवलप कर रहा है, गवर्नेंस पार्टिसिपेशन के लिए काम कर रहा है, और इकोसिस्टम में आपको इंगेज रखने के लिए अलग अलग तरीके से इंगेजमेंट प्रोग्राम ला रहा है। तो ये था NFT और बर्निंग मैकेनिज्म की कहानी, जो कि हम लोगों को बताया जा रहा था कि 20 तारीख तक कुछ हम लोगों को न्यूज़ आएगा। तो जहाँ तक मैं डिकोड कर पाया हूँ, मैं अभी तक कर पाया हूँ। बाकी चीज़ें जब इम्प्लीमेंट होंगी, ज़मीनी स्तर पर दिखेगी, आप लोगों को डैट पे दिखना चाहिए ये चीज़, तब हम लोग इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझेंगे। सो उम्मीद करता हूं कि कुछ चीज़ें मैं समझाने में सक्षम हो पाया हूं। अगर ऐसा है तो आप चैनल के साथ बने रहिए। रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिल्कुल उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, ताकि बहुत सारे भ्रम की स्थिति से हम लोग बाहर निकल सकें, और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही आप पार्टिसिपेट कीजिए किसी भी तरीके के एसेट क्लास में। यही मेरा निवेदन है आप लोगों से। आगे चलते हैं, प्राइस चार्ट को समझते हैं कि प्राइस चार्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग पॉलीगॉन के प्राइस चार्ट पर चलते हैं। पॉलीगॉन का प्राइस चार्ट है, ये है प्राइस चार्ट। अभी प्राइस 2.80 पे, मतलब कि जो अपना रेजिस्टेंस वाला जोन था वहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया है, जो कि 2.80 के आसपास आया है। अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि पैनिक सेलिंग तो तब आती है ना जिनके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती, वो बेच रहे थे। अब उसका रफ्तार थोड़ा कम हुआ है, बट आ रहा है नीचे, जो कि आना है, स्वाभाविक है, ये तो नेचर है, आएगा नीचे। और कहाँ तक जाता है, तो पहला ये रेजिस्टेंस मेरे पास में सपोर्ट बनाया है मैंने, ये जोन मतलब 2.63 का है। अब देखते हैं यहाँ तक आता है या इस जोन पे 2.72, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो जोन है यहाँ पे हो सकता है कि आ जाए और यहाँ से फिर बाउंस बैक ले, ये भी एक सपोर्ट जोन के रूप में काम कर सकता है। बाकी बहुत सारे सपोर्ट हैं अब तो इस तरीके से देख सकते हैं हम लोग इस चार्ट को। और अब चलते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि पार्टिसिपेशन किस तरीके का है, सेलिंग है या डेटा क्या कह रहा है। तो डेटा लिक्विडिटी कल तो पहुंच गया था 300 मिलियन पे, आज कम हुआ है। इसका मतलब सेलिंग आई है, लोग अपने पैसे को निकाले हैं और कन्वर्ट किए हैं डाई के रूप में, और अपना 24 आवर में लगभग 3% का ड्रॉ डाउन हम लोगों को दिख रहा है। बाइंग वॉल्यूम और सेलिंग वॉल्यूम में डिफरेंस आया है, आज उलट हो गया है कल के मुताबिक। आज बाइंग प्रेशर कम है और सेलिंग प्रेशर 2% 5% ज़्यादा है। देखते हैं बड़े पार्टिसिपेंट, बड़े जो वेल्स हैं वो क्या कर रहे हैं। 10,000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं, तो दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि सेलिंग आई है अभी। तो अभी सेलिंग आई है, उसके पहले मतलब 2-3 घंटे पहले बाइंग होना शुरू हुआ था, बट अभी रिसेंटली मुझे दिख रहा है, हाँ पहले ठीक था, बट अभी रिसेंटली आज कुछ सेलिंग प्रेशर आया है, जिसके कारण कि हम लोगों को दिख रहा है कि 2% का ड्रॉ डाउन हुआ है। तो ये ठीक है, ये चल रहा है, ये चलता रहेगा इसी तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं, एक बार मैं वो देख लेता हूँ LGNS क्या कह रहा है। LGNS दोनों जगह पे लिक्विडिटी देख लेते हैं। तो LGNS जो पॉलीगॉन पे है, यहाँ तो दिख रहा है 2.90 के आसपास ड्रॉ डाउन है और लिक्विडिटी 295 मिलियन की है। और जो अपने अनुबिस ब्लॉकचेन पे है, यहाँ पे उस लिक्विडिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ये बिल्कुल स्टेबल है। क्योंकि पहले भी बताया ना, यहाँ पे अनुबिस ब्लॉकचेन पे तो लोग मेकर्स ज़्यादा लोग हैं, लंबे अवधि के लिए यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, तो वो बेच नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव भी नहीं दिख रहा है, ग्रीन है, 0.06% का ग्रोथ है। तो यहाँ प्राइस स्टेबल है अनुबिस पे, लेकिन पॉलीगॉन पे ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो ये वॉलेटिलिटी दिखेगी आपको। और अनुबिस ब्लॉकचेन पे 20,81,000 थोड़ी संख्या बढ़ी है होल्डर्स की, तो ये अच्छा साइन है, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा क्या कल बोला था मैंने कि 4-5 दिनों से, याद कीजिए, नहीं तो आप लोग 2-3 दिन पहले के मतलब जो वीडियो हैं उसका चार्ट एनालिसिस देखिए, आप लोगों को पता चला होगा कि कितना बढ़िया ये रेजिस्टेंस काम किया था। नहीं क्रॉस किया ना यहाँ पे, और 1-2 दिन तक इसी प्राइस पे टच किया। ध्यान रखिएगा आज क्या हुआ, अचानक से इसी सपोर्ट जोन पे आया। हालांकि यहाँ पे आके कुछ प्राइस एक्शन हुआ है, 2-3 ग्रीन कैंडल्स बने हैं, आप लोग देख पा रहे हैं, और हालांकि इस सपोर्ट को तोड़ा है। तो अब मुझे क्या लग रहा है, अगर यहाँ से बाउंस बैक नहीं होता है तो एक अलग सपोर्ट बन सकता है जहाँ पे कि लोग एक्यूमुलेट करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे भी बाइंग किए हैं, और एक कभी भी सर जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना, यहाँ पे लोगों ने काफ़ी पार्टिसिपेट किया था। अब मुझे क्या लग रहा है कि एक जोन मैं क्रिएट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो कि एक्यूमुलेशन जोन के रूप में देखा जा सकता है, वो ये जोन है। यहाँ पे आसपास में मतलब 79,000 80,000 के आसपास में एक साइकोलॉजिकल जोन बनेगा ये, और यहाँ पे बहुत प्राइस एक्शन हुआ है। तो यहाँ पे भी हो सकता है जब प्राइस आएगा तो प्राइस एक्शन वापस रिवर्सल ले सकता है।
तो इस तरीके से आप लोग समझिए कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, बिहेव करता है। हालांकि मुझे चांसेस लग रहा है कि यहाँ से वापस रिवर्ट बैक ले लेगा, ये थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद रिवर्सल ले सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और अच्छा लग रहा होगा। चैनल के साथ बने रहिए और आज के लिए बस इतना ही है। हम लोग फिर कल नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे। मेरा फोकस, मेरा रिक्वेस्ट, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सही जानकारी से अवगत रहिए और उसको बार बार क्रॉस वेरीफाई कीजिए अलग अलग सोर्सेज के साथ। इतने सारे लीडर्स हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी उन लोगों से भी सीखिए, अपने कम्युनिटी के साथ बने रहिए। जहाँ दिक्कत होती है मेरा नंबर उपलब्ध है आप लोगों के पास, आप लोग मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ रखा है, मेरा ईमेल एड्रेस भी है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। डायरेक्टली कॉल करेंगे तो हो सकता है मैं बिजी रहने के कारण उस समय नहीं फ़ोन उठाऊं, बट आपको रिवर्ट जरूर करने की कोशिश करता हूं 24 घंटे के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से फिर मिलता हूं कल में। थैंक यू।